Hello everyone, welcome back to Garden of GS, and today's session will be Drishti IAS UPPCS test number 3, and the topic is ancient history and art and culture. So in past two lectures we have completed till question number 70, and in this lecture we will start from question number 71. तो क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसकी स्थापना राजराज प्रथम ने अपने पुत्र राजेंद्र प्रथम की सहायता से की थी। तो ये गलत है, इसकी स्थापना की थी विजयालय ने। और चोल वंश जो है वो था, इसका जो मुख्य टाइम पीरियड रहा है वो 1000 से लेकर के 1200 ईस्वी तक रहा है, और उसमें विजयालय ने इसकी स्थापना की थी, वो की थी 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। और इस टाइम पीरियड में 1000 से 1200 के बीच में चोल साम्राज्य काफ़ी शक्तिशाली रहा है। और जब विजयालय ने स्थापना की थी तो पल्लवों को पराजित करने के बाद में काफ़ी प्रभावशाली हो गए थे ये। लेकिन इसके जो वास्तविक उत्कर्ष हुआ है वो राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के, तो स्थापना नहीं की इन्होंने, वास्तविक उत्कर्ष हुआ है। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने सफल नौसैनिक अभियान की स्मृति में गंगई कोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की थी। देखिए, राजेंद्र प्रथम ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, लेकिन ये दक्षिण पूर्व एशिया में सफल नौसैनिक अभियान नहीं था, बल्कि ये बंगाल की खाड़ी को जब इन्होंने पाल राजवंश को हरा करके और उधर गंगा के क्षेत्र में इन्होंने जीत लिया था, तब इन्होंने गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि ली थी। इसका मतलब होता है गंगा का विजेता। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम का जो टाइम पीरियड था वो 1014 से लेकर के 44 तक था, और राजराज प्रथम इनके पिता थे, इनका टाइम पीरियड था 985 से लेकर के 1014 तक। और चोल साम्राज्य जब सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हुआ था तो ये है कृष्णा नदी, इसकी सहायक है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा से लेकर के और इसी इधर कन्याकुमारी तक ये क्षेत्र इनका रहा था, सबसे जो प्रभुत्व वाला क्षेत्र था। और इन्होंने अपनी नौसेना काफ़ी शक्तिशाली कर ली थी, और इन्होंने मालदीव, इधर था मालदीव, लक्षद्वीप और श्रीलंका, इन सबको भी जीता। इसके अलावा मलाया, जावा, सुमात्रा, इन क्षेत्रों के शासकों को भी हराया था। राजराज प्रथम जो है, इनका एक प्रमुख जो उपलब्धि मानी जाती है वो बृहदेश्वर का मंदिर, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, वो शिव भगवान का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। उसका निर्माण इन्होंने तंजावुर में करवाया था। तो इसकी ट्रिक ऐसे कर सकते हैं कि जो राजा लोग होते हैं, जो राज करने वाले राजा होते हैं, वो हमेशा लोगों पे तंज कसते रहते हैं। तो तंजावुर में और बृहदेश्वर और बहुत बड़े बड़े तंज कसते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सबसे बड़े ईश्वर वही है, सबसे बृहद ईश्वर है। तो बृहदेश्वर या इसी को राजराजेश्वर भी कहते हैं। और राजेंद्र प्रथम का गंगई कोंड चोलपुरम को ऐसे याद रखते हैं। देखिए, राजेंद्र के नाम में आगे इंद्र लगा है, और इंद्र मतलब वर्षा। ठीक है, और जब वर्षा होती है तो क्या होती है, गंगा में पानी भर जाता है। ठीक है, तो उसे से याद कर लीजिए, गंगई कोंड चोलपुरम जो है वो किसने बनाया था, राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर दोनों, ये एक गलत हो जाएगा, बी। ठीक है, चौक और त्रिभंग लयात्मक तकनीकी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ये है ओडिसी से। ओडिसी में देखिए दो नृत्य शैली हैं, जिसमें एक होता है, मतलब ओडिसी शैली जो है अपनी कोमल भव्यता और काव्यात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। इसमें दो तरह की मुद्राएं होती हैं, एक होता है चौक और एक होता है त्रिभंग। चौक में बोलते हैं कि वर्ग के समान, मतलब सीधा खड़ा हुआ इंसान दिखाई पड़ता है। तो ये जो मुद्रा है ये पुरुषत्व से संबंधित मानी जाती है। ये पुरुषत्व, स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है, क्योंकि इसमें शरीर पर जो है सारा भार समान रूप से संतुलित रहता है। दूसरा त्रिभंग जो है वो स्त्रीवत मुद्रा मानी जाती है। ये पुरुषत्व वाली होती है चौक, और स्त्रीवत त्रिभंग, कि जैसे जब औरतें ज़्यादातर डांस करती तो देखिए ऐसे ऐसे करके रहता है ना, तो स्त्रीवत मुद्रा मानते हैं। इसमें गर्दन, एक तो ये गर्दन हो गई, ये अलग डायरेक्शन में, फिर कंधे अलग और फिर घुटने को 3 मोड़ मिलता है। तो एक तो गर्दन हो गई, दूसरा कंधे हो गए, और तीसरा घुटने हो गए, कि इनको ऐसे मोड़ा जाता है कि त्रिभंग, मतलब लगता है 3 फोल्ड है ये। ठीक है, तो ये त्रिभंग मुद्रा होती है। और ये ओडिसी की इन चौक और त्रिभंग के अलावा एक और भी विशेषता होती है, कि जिसमें जो नीचे का पार्ट है उसको स्थिर रखा जाता है, और अपर पार्ट जो है शरीर का, गर्दन से लेकर के और बाकी अपर पार्ट, उसको झुका करके शरीर से इधर उधर नृत्य किया जाता है। तो एक और निचला शरीर जो है वो स्थिर रहता है। तो ये भी ओडिसी नृत्य की एक बहुत प्रमुख विशेषता है। और ओडिसी जो नृत्य होता है वो शुरू होता है मंगलाचरण से, जैसे श्री गणेशाय नमः से पूजा या कोई शुभ काम शुरू होता है, इसी तरह से मंगलाचरण से ओडिसी नृत्य शुरू होता है, जिसमें नर्तकी जो धीरे धीरे फूल लेकर के प्रवेश करती है और धरती माता को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। उसके बाद में फिर वो डांस शुरू करती है, और इसमें गायक जो है वो बांसुरी, वादक, सितार,
इन सबको भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और नदी। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक में कराया है, आप उसको देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा उस ट्रिक में आपको। तो उसमें है कि खुशी से जो लथपथ हो जाते हैं, जो लोग भोग लगाते हैं वो खुशी से लथपथ हो जाते हैं। चंदू और मोहन संध्या से मिलने गए हैं, सिंधु। रवि जो है वो हार नहीं मानता है, तो हड़प्पा। और सरस्वती राखी गढ़ी। तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा। ये ट्रिक आप देखिएगा जरूर, मज़ा बहुत आएगा आपको उस ट्रिक में। उसका जो प्रेजेंटेशन हुआ है उसमें अच्छा लगेगा काफ़ी आपको। और इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कब से कब तक थी। तो इसका जो पूरा टाइम पीरियड मानते हैं वो 6000 से लेकर के और 1300 BC तक मानते हैं, ठीक है। उसमें 6000 से 2600 तक जो है वो प्राक हड़प्पा मानते हैं, प्री हड़प्पा। फिर 2600 से लेकर के और जो मुख्य मेन हड़प्पा का टाइम पीरियड है वो इसी को माना जाता है, जो परिपक्व हड़प्पा थी, मैच्योर हड़प्पा जिसको बोलते हैं, 2600 से 1900 तक ये वाली है। और फिर 1900 से लेकर 1300 तक इसको बोलते हैं उत्तर हड़प्पा, जिसमें हड़प्पा का पतन शुरू हो गया था। और जो आपके जितने भी हड़प्पा के नगर वगैरह सुनते हैं जो बहुत विकसित वाले थे, वो सारे इसी में थे, 2600 से 1900 तक। तो अगर सिंपली क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल टाइम पीरियड, तो आप इतना बता दीजिए, 2600 से 1900। और हड़प्पा अभी कहाँ है, तो ये जो हड़प्पा स्थल है पूरा वो पंजाब में है, मतलब मेन हड़प्पा स्थल पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है। और बाकी पूरी हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत का ये वाला क्षेत्र है, ये गुजरात हो गया। तो ये वाला क्षेत्र उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भारत का, और बाकी पाकिस्तान का क्षेत्र, थोड़ा सा अफगानिस्तान का आ जाता है। ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। ये भोगवा नदी साबरमती की सहायक नदी है। चन्हूदड़ो पाकिस्तान में सिंधु की सहायक नदी है। राखी गढ़ी ये पड़ता है हरियाणा में, और ये सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है। बाकी हड़प्पा ये पाकिस्तान में ही है, पंजाब प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया अभिलेखों के संबंध में उल्लिखित मगन, जिसका हड़प्पा क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंध था, ये किससे संबंधित है। देखिए मगन जो है वो ओमान से है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जब लोग ओ माँ करके गाना गाते हैं तो वो मगन हो जाते हैं। बहरीन का है दिलमुन, मतलब अगर कोई बहरा है तो वो दिल और मन की आवाज़ से सुनता है। सिंधु घाटी को मेलुहा बोलते हैं। इसके अलावा मध्य एशिया क्षेत्र है, मध्य एशिया क्षेत्र को बोलते हैं तुरान, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, मगन का बी। ताम्रपाषाण स्थल राज्य, आहर राजस्थान। देखिए ताम्रपाषाण स्थल जो है वो जब नवपाषाण के बाद का, और जब धातुएं आ चुकी हैं उसके बीच का, मतलब नवपाषाण और ये धातु पूरी विकसित हो चुकी उसके बीच का टाइम पीरियड है, जिसमें तांबा वगैरह भी यूज किया जा रहा था और पत्थर भी। तो ताम्र नाम से ही क्लियर है, ताम्र और पाषाण दोनों चीज़ें यूज हो रही थी, तो उसको बोल रहे थे ताम्रपाषाण सभ्यता। और इसमें कुछ प्रमुख स्थल हैं, जैसे आहड़ है, ये राजस्थान का है, ये राजस्थान का ये वाला जो है, तो इसमें ये दक्षिण पूर्वी वाला जो क्षेत्र है ये आहड़ राजस्थान का। और ये बनास घाटी का शुष्क वाला क्षेत्र है, यहाँ पे तांबा बहुत पाया जाता है, ठीक है। तो राजस्थान का आहड़, कायथा मध्य प्रदेश, और एक नवदा टोली है, ये भी मध्य प्रदेश का है, नर्मदा नदी के तट पर। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, मतलब मध्य प्रदेश, और कायदे में रहना चाहिए, मतलब कायदे से तो पूछा जाए तो मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। और देखिए जब नवदा मतलब विदाई होती है, तो जो दुल्हन होती है उसकी डोली, विदाई के समय दुल्हन की डोली जैसे देखेंगे आप कार्ड वार्ड में बना होता है, तो ये दुल्हन की डोली है। इसके आगे भी बहुत सारे लोग रहते हैं, इसके पीछे भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो दुल्हन की टोली कहाँ रहती है, मध्य में रहती है। तो नवदा विदा वाली विदाई के समय की टोली कहाँ रहती है, दुल्हन की टोली मध्य में। तो ये आंध्र प्रदेश गलत हो गया आपका, ठीक है। तो ये फोर्थ तो गलत हो गया, फोर्थ गलत हुआ तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। दायमाबाद को याद रखिए, जो दायमा होती हैं, जैसे धायमा थी, किसकी, अकबर की धायमा कौन थी, महामंगा। ऐसे जो दायमा होती हैं वो अपने आप को बहुत महान समझती हैं, तो ये भी ठीक है। तो ये तीनों ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई पशुपति मुहर के संदर्भ में कौन सा कथन, इसकी कौन सी विशेषता जुड़ी हुई है इसके साथ। तीन सिर और सींग वाला एक पुरुषत्व देवता, ठीक है। देखिए जो पुरुष उसमें बने हुए हैं इनको आदि शिव भी बोलते हैं। तो एक तो मुंह ये हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, 3 सिर दिखते हैं, ठीक है।
तो ये ठीक है। एक पाँव को दूसरे पाँव के ऊपर रखकर योग मुद्रा में बैठे, जैसे पालथी मार के बैठते हैं ना, पद्मासन जिसको बोलते हैं, ये उसी मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो ये भी ठीक है। 4 पशुओं तथा 2 हिरण से घिरे हुए, ये भी ठीक है। एक पशु यहाँ बना है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, और 2 हिरण इधर उधर बैठे हैं, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। प्रत्येक हाथ में त्रिशूल और डमरू धारण किए, तो ऐसा नहीं मिला है, त्रिशूल और डमरू नहीं है। इसी वजह से कुछ लोग इनको जो है वो बोलते हैं कि ये आदि शिव हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि पशुओं के देवता हैं, क्योंकि इनके सींग भी हैं और चारों तरफ पशु भी बने हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपदों की राजनीतिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नगर महाजनपदों के सामाजिक राजनीतिक संगठन की मूल इकाई थी। देखिए, मूल इकाई की जब भी बात होती है तो प्राचीन काल में जब भी रहा है वो मूल इकाई हमेशा गांव रही है, न कि नगर। अब देखिए, ऐसे एक फ्लो में पढ़ने पे पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने जो है वो प्लेस चेंज कर दिया है। कुछ महाजनपदों में स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र थे, जबकि अन्य कृषकों द्वारा गठित सहायक सेना पर निर्भर थी। सबसे पहले ध्यान देना, कुछ, ठीक है, कुछ महाजनपदों में तो स्थायी सेनाएं थी ही, मगध को ही आप ले लीजिए, और नौकरशाही तंत्र भी था, जबकि अन्य कृषकों द्वारा गठित सहायक सेना पर निर्भर थी। जैसे कुछ क्षेत्र थे जो थोड़ा पिछड़े क्षेत्र थे या कम विकसित क्षेत्र थे, तो वहां पे कृषकों द्वारा गठित सहायक सेना पर निर्भर थे, मतलब स्थायी सेना नहीं थी, तो ये ऑप्शन ठीक है। प्रत्येक महाजनपद राजा के प्राधिकार में आहत सिक्के जारी करता था, नहीं, ये मगध वगैरह में हो रहा था, बाकी वही जो कम विकसित थे वो आहत सिक्के वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। सभी महाजनपद अपने क्षेत्रों में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था बनाए थे, ये भी गलत है। अब जो शक्तिशाली साम्राज्य था उसकी प्रशासनिक व्यवस्था दूसरी तरीके से थी, जो कम शक्तिशाली थे उनकी दूसरी तरीके से थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? विचारक, दर्शन। महावीर कठोर तपस्या और त्याग में विश्वास, ये तो आपको पता ही होगा कि देखिए जैन धर्म आप देख लीजिए, जैन धर्म बहुत उसमें बहुत नियम बहुत कठोर होते हैं, तो मतलब उसमें कठोर तपस्या और त्याग होता है। आप देखिए जो संलेखना पद्धति को लोग अपनाते हैं वो उसमें बहुत टाइम तक जो है, एक टाइम बाद लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, फिर धीरे धीरे मृत्यु के द्वार तक पहुंचते हैं। बहुत कठोर तपस्या होती है। बुद्ध आध्यात्मिक चिंतन का खंडन किया बुद्ध ने। बुद्ध जो है आध्यात्मिक चिंतन को महत्व नहीं देते थे, वे कर्म की बात करते थे कि नैतिकता और अनुभवजन्य बोध होना चाहिए। बाकी आत्मा, सृष्टि, पुनर्जन्म, इन सब जैसे दार्शनिक वाद विवाद से परहेज किया। इनका कहना था कि अगर पुनर्जन्म होता है तो वो आत्मा का नहीं होता है, वो कर्मों का पुनर्जन्म होता है। और दुख से मुक्ति पाने के लिए फिर उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग दिए थे। दुख का कारण, निवारण, ये जो दिया था 4 आर्य सत्य थे। मक्खली गोसाल नजो भाग्य नियति में विश्वास करते थे और स्वेच्छा को नकारते थे। जो मक्खली गोसाल का कॉन्सेप्ट था वो ये ठीक है, इनका कहना था कि मनुष्य की स्वेच्छा से कुछ नहीं होता है, नियति में जो लिखा होता है वही होता है, मतलब मनुष्य के एफर्ट करने से उसकी नियति नहीं बदल जाती है, अगर ऐसा होना है तो वो होके रहेगा। तो ये तीनों ही ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 79 क्वेश्चन, भारत में धार्मिक सुधार के संदर्भ में कौन सा चारवाक दर्शन? चारवाक का आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि ये बोलते थे जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके घी पियो। तो कर्म और पुनर्जन्म तो मानते ही नहीं थे, तभी तो उधार लेके घी पीने की बात करते थे, तो ये गलत है। आत्मा की अमरता का समर्थन, आत्मा अमर है ऐसा भी नहीं, अमर होगी तब तो जिंदा होकर बार बार आएगी, तो ये भी नहीं, बोले थे कि एक दिन तो मर ही जाना है। मरणोपरांत जीवन का खंडन और आत्मा की अस्वीकृति, हाँ ये ठीक है, ये वही कि मरने के बाद बोलते थे कि जीवन नहीं होता है और आत्मा भी नहीं होती है। कठोर त्याग का अभ्यास नहीं, कठोर त्याग नहीं बल्कि तो उधार लेके घी पीने की बात करते थे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के विघटन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? गुप्तचर व्यवस्था सहित प्रशासनिक तंत्र के अप्रभावी होने से दूरस्थ प्रांतों पर प्रभावी नियंत्रण कमजोर हो गया। ठीक है, देखिए जब भी साम्राज्य का पतन होता है तो उसके पीछे बहुत कारण होते हैं। जैसे अगर सेना बहुत बड़ी है तो बहुत बड़ी सेना की वजह से एक दिन उस पर राजस्व बहुत ज़्यादा खर्च होने लगता है, फिर छोटे छोटे क्षेत्र जो है वो उभरना शुरू कर देते हैं और उनको फिर कंट्रोल करने में काफ़ी पैसा खर्च होने लगता है, तो इस वजह से धीरे धीरे राज्य की आर्थिक व्यवस्था कमजोर होने लगती है और फिर धीरे धीरे राज्य पतन की ओर जाने लगता है। तो ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था सहित प्रशासनिक तंत्र भी अप्रभावी हो गया, जिससे जो दूरस्थ प्रांत थे, बहुत बड़ा जो क्षेत्र है तो उसमें जो दूर वाले प्रांत हैं ये कमजोर होने लगे।
इन पर नियंत्रण राज्य का केंद्र का कमजोर होने लगा। तो फिर राज्य का विघटन तो हो ही जाना, क्योंकि इन पर नियंत्रण कमजोर हो गया तो ये आकर के विद्रोह शुरू कर दिए। तो ये ठीक है। विशाल स्थायी सेना बनाए रखने के आर्थिक बोझ से साम्राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ा। हाँ, अगर सेना बड़ी है तो वित्तीय स्थिति तो पर दबाव पड़ना ही पड़ना है, तो इससे भी राज्य धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। तो ये भी ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। मौर्य साम्राज्य के उपरांत भारत में इंडो यूनानी प्रभाव के संबंध में कौन सा कथन सही है? इंडो यूनानी शासकों ने धार्मिक परिदृश्य को आत्मसात किया, जैसा कि मिनांडर द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने से स्पष्ट होता है। एकदम सही है। जो इंडो यूनानी शासक है मिनांडर, उन्होंने भारत के धार्मिक दार्शनिक विमर्शों से ये संलग्न थे और इन्होंने स्थानीय धर्म का भी अंगीकरण किया। जैसे इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इनके काल में न केवल वही युद्ध का वर्णन है बल्कि धार्मिक अंतःक्रियाओं का भी विस्तृत वर्णन है। तो इंडो यूनानी द्वारा भारतीय धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने जैसे भी उदाहरण मिलते हैं कि ये कई जैसे वैष्णववाद, बौद्ध धर्म, इन सब के स्थानीय जो धर्म है उनमें भी ये शामिल होते थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, बैक्ट्रिया से प्राप्त इंडो यूनानी लेखकों में केवल सैन्य घटनाओं का उल्लेख है, जबकि धार्मिक आदान प्रदान का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा नहीं है। अभी देखिए बौद्ध धर्म ही अपनाया इन्होंने, इसके अलावा जो ब्राह्मणवादी या वैष्णववाद से जो संबंधित क्रियाकलाप होते थे उनमें भी ये शामिल होते थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से किसने शक शासकों को पराजित किया और उत्तर पश्चिमी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया? शक शासकों को पराजित करके, देखिए शक और पहलो दो थे, उनके बाद में फिर आए थे कुषाण। तो इन्होंने, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और कुषाण का नाम आते ही आपको कौन याद आएगा? कनिष्क। शक और पहलो पर विजय पाने के बाद में जो है वो कुषाणों ने मध्य एशिया से लेकर के उत्तरी भारत तक के पूरे क्षेत्र को शामिल करते हुए एक बड़ा साम्राज्य बना लिया था। और कनिष्क ने अपना क्षेत्र का विस्तार किया, भारतीय महाद्वीप के साथ एकीकृत किया। फिर कनिष्क का तो आप जान ही रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे, कई सारे युद्ध भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्योत्तर भारत में श्रेणियों गिल्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? श्रेणियां वस्तुओं की कीमतों और गुणवत्ता को नियंत्रित करती थी। श्रेणियां, ठीक है, श्रेणियां जो व्यापारियों से संबंधित होती थी, और ये मेनली होता था कि गिल्ड भी बोलते थे इसको, कि गिल्ड या श्रेणी ये जो है मूलतः एक ही व्यवसाय या एक ही वस्तु का व्यापार करने वाले व्यापारी और शिल्पकारों के संघ होते थे। ये वे अपने मुखिया का चयन करते थे और परस्पर सद्भावना के आधार पर अपने व्यापार को विनियमित करने के लिए कीमत, गुणवत्ता, इन सब से संबंधित नियम निर्धारित करते थे। जैसे कपड़ा उद्योग है तो उसकी एक श्रेणी हो गई, क्योंकि वो सामान्यतः एक ही वस्तु के व्यापार से संबंधित होती थी। जैसे सूती वस्त्र हो गया तो उसकी एक श्रेणी हो गई। अगर कोई लोहे के औजार है तो उसकी एक श्रेणी हो गई, कि वो फिर अपनी कीमत और गुणवत्ता के अनुसार कीमत को निर्धारित और नियंत्रित करते थे। ये बैंकिंग संस्था के रूप में भी काम करते थे। ठीक है, ये जो है ये उधार भी देते थे लोगों को। तो मौर्योत्तर भारत में श्रेणियाँ बहुत निष्पक्ष व्यापार बनाए रखने के लिए बहुत प्रसिद्ध थी ये, और ये ब्याज पर बैंकिंग संस्थानों की तरह काम करती थी। प्रत्येक शिल्पी श्रेणी का नेतृत्व श्रेष्ठी नामक प्रमुख करता था। तो ये भी ठीक है कि व्यापारियों का जो श्रेणी होती थी उनका नेतृत्व श्रेष्ठी या ज्येष्ठ भी बोलते थे इनको, तो ये करते थे। ठीक है, अब शिल्पी श्रेणी है तो उसको श्रेष्ठी बोलते थे, और व्यापारियों की श्रेणी है तो श्रेष्ठी बोल देते थे। मतलब ठीक है, ऐसे नाम इतना नहीं पूछेगा, बट ठीक है कि श्रेष्ठी आप नाम ध्यान रखिए बस। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। मौर्योत्तर काल के दौरान भारत रोमन व्यापार के संदर्भ में निम्न में से कितनी वस्तुएं रोमन साम्राज्य का मुख्यतः भारत से आयात की जाती थी? मतलब भारत से आयात का मतलब भारत कौन सी वस्तुओं को भेज रहा था? मसाले तो भेजेगा ही भेजेगा, ये तो पक्का है। मलमल और उत्तम वस्त्र भी भारत में बनते थे। सोना चांदी नहीं, बहुमूल्य रत्न और हाथीदांत भी भेजता था। ये आप ध्यान रखिएगा कि सोना चांदी बदले में भारत को मिलता था, और भारत में इतना चांदी था ही कहाँ कि भारत एक्सपोर्ट करे, बल्कि मिलता था भारत को विदेशों से। तो ऑप्शन 3 हटाएंगे जैसे, तो ऑप्शन एक ही बचा बी। नेक्स्ट है मिलान करना है इनका। देखिए ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है यह है पश्चिम बंगाल में, मुजरिस केरल में, अरिकामेडु तमिलनाडु, सोपारा महाराष्ट्र। इसको कैसे याद करेंगे? ताम्रलिप्ति मतलब जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, तो
वहाँ पर आप देखिए गंगा सागर एक पड़ता है। गंगा सागर क्या है? एक आइलैंड है, या बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पे सुंदरवन डेल्टा है। तो सुंदरवन से आप चाहे तो याद रख लें कि ताउम्र लिप्त रहते हैं लोग किसमें? अपने आप को सुंदर बनाने में। ठीक है। मुजरिस केला, मुझे जब कोई करेला खिलाता है तो मुझे बहुत गुस्सा सा आता है। ठीक है, या बहुत रिझाना पड़ता है करेला खिलाने के लिए। या इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो मुझे ऋषि लोगों को देख करके आश्चर्य होता है कि वो कितना करेला खाते हैं। दोनों में से जो भी ट्रिक आपको सही लगे आप याद कर सकते हैं। अरिकामेडू तमिलनाडु, अरे भाई कम मिला करो, कम कामेडू, अरे और तमिलनाडु मतलब मिलना, मिलनाडु। ठीक है, तो कम मिला करो, जहाँ देखो वहीं मिल जाते हो, पैसे मांगने लगते हो। ठीक है। सुपारा महाराष्ट्र, देखिए जो महाराष्ट्र में मुंबई वगैरह का क्षेत्र है वहाँ पे देखिए अक्सर करके अटैक होते रहते हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि सुपारी देते हैं लोग, मतलब पैसा दे करके किसी का मर्डर करवाना। तो सुपारा महाराष्ट्र याद रह जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 85 का A3 B1। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप के में प्रारंभिक आर्य के संदर्भ में बताना है कि आर्य संघर्ष के संदर्भ में कि कौन सा कथन सही है। ऋग्वेद में दस्युहत्य शब्द का बार बार उल्लेख किया गया। ठीक है, दस्युहत्य मतलब ये वो होता था कि जो एक दस्यु लोग थे उनकी हत्या करने का उल्लेख है ये। और ये मानते थे कि जो आर्य और अनार्य के बीच का संघर्ष है ये उसकी जिक्र हो रही है। तो ऋग वैदिक काल में जो आर्य आए थे वो कब आए थे? पहली बात 1500 ईसा पूर्व में आए थे। हड़प्पा सभ्यता कब बताया था? 2600 से 1900। और जो उत्तर हड़प्पा है वो 1900 से फिर जो है 1300 में आई थी। तो इसमें बार बार दस्यु हत्या का उल्लेख मिला है, मतलब दस्युओं का वध। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि सिंपल सा इसका मतलब है कि इसमें मुख्य मूल भूमि जो थी वहाँ के अनार्य निवासी, इनको दस्यु माना जाता था। तो आर्य लोग जो थे वो इनकी हत्या करते थे। आर्य, तो ये ठीक है, आर्य लोग दासों और दस्युओं के प्रति समान रूप से शत्रुतापूर्ण थे। दोनों को स्वदेशी गैर आर्य जनजातियां माना जाता था। नहीं, दास अलग चीज थी, जो दास व्यवस्था है उनकी बात हो रही है, और दस्यु मतलब वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो, तो उनके प्रति समान रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं थे। दस्युओं के प्रति ज़्यादा शत्रुतापूर्ण थे, तभी इनसे युद्ध वगैरह करते रहते थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ऋग्वैदिक काल के दौरान आर्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 10 राजाओं का युद्ध परशुनी नदी पर हुआ था। हाँ ठीक है, इसका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है कि 10 राजाओं का युद्ध परशुनी नदी पर हुआ था। ये स्टेटमेंट ठीक है। तो शब्द अयस लोहे को दर्शाता है, जो दर्शाता है कि आर्यों को लौह धातु विज्ञान का ज्ञान था। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वैदिक काल में लोहे का जिक्र नहीं मिला है, ये उत्तर वैदिक काल से मिला है। तो इसमें जो है तांबा या कांसा को दर्शाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऋग्वेद में गविष्ठी शब्द भूमि की खोज को संदर्भित करता है। तो गविष्ठी भूमि की खोज नहीं, गविष्ठी गायों से संबंधित था, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और गविष्ठी जो है ये बार बार जिक्र किया गया है, और इसका प्रयोग युद्ध के लिए भी किया करते थे, क्योंकि जो युद्ध होता था वो भी मेनली गाय वगैरह के लिए ही था। और इस टाइम पे जो है वो पशुचारण अर्थव्यवस्था ये दर्शाता है। कौन सा शब्द? गविष्ठी। यज्ञ और उद्देश्य या विशेषता। अश्वमेध यज्ञ में राजा सर्वोच्च शासक के रूप में राज्याभिषेक राजा का। तो अश्वमेध यज्ञ में देखिए घोड़ा दौड़ाते थे, ये आपने उसमें देखा होगा जो उत्तर रामचरित है, उत्तर रामायण है जिसमें लव कुश कांड जिसको बोलते हैं, उसमें रहता है कि राम जी अपना अश्वमेध करने के लिए जब घोड़ा दौड़ाते हैं तो कौन? लव और कुश उनका घोड़ा पकड़ लेते हैं। और ये होता है कि अगर जिसने भी घोड़ा पकड़ा फिर उससे युद्ध करना पड़ेगा। अगर उस युद्ध में राजा जीत गया तो वो फिर उसका आगे अश्वमेध यज्ञ होगा। तो ये राजा का सर्वोच्च शासक के रूप में जो राज्याभिषेक होता है वो अश्वमेध में नहीं, ये राजसूय यज्ञ में होता है। और राजसूय यज्ञ आप देखेंगे उसमें महाभारत में युधिष्ठिर ने करवाया था। तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। और
ये जो था अश्वमेध, इसमें एक और चीज भी होती थी कि घोड़े की बलि संबंधी यज्ञ था, ठीक है। उसका प्रयोग वही राजा अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व पर दावा करने के लिए करते थे, तो इसका इससे मिलान हो जाएगा। अश्व बलि के माध्यम से क्षेत्रीय नियंत्रण का प्रतीकात्मक दावा, किसमें होता था कि घोड़े को 1 साल के लिए छोड़ा जाता था, ठीक है, और जिन जिन क्षेत्रों से घोड़ा गुजरता जाता था बिना किसी विरोध के, वो क्षेत्र पर ही होता था कि इन पर राजा का अधिकार हो गया। वाजपेयी यज्ञ, इसमें रथ दौड़ का अनुष्ठान शामिल है कि यह विजय, शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इसमें यज्ञ जो है अधिकतर राजाओं द्वारा प्रतिद्वंदी जो सरदार होते थे उन पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए किया जाता था। तो सैन्य श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आनुष्ठानिक रूप से रथों की दौड़, तो वाजपेयी को आप याद करेंगे, रथ की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रागैतिहासिक काल में निम्नलिखित में से किसका चारागाह भूमि पर प्राधिकार था? चारागाह भूमि की बात हो रही है, तो चारागाह भूमि मतलब ब्रजपति। इसको आप ब्रजपति को ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए मथुरा में जो ब्रज था, जहाँ पे ब्रज में गायें चराए जाते थे, कौन? कृष्ण भगवान और बाकी सब लोग जाते थे गाय चराने, तो इसको ब्रज से याद रख सकते हैं कि ब्रजपति मतलब चारागाह भूमि की बात हो रही है। बाकी ग्रामीणी जो है वो गांव से संबंधित होता था। राजन मतलब राजा की बात हो रही है, ठीक है, और कुलप, कुल का जो मुखिया होता था वो कुलप होता था, परिवार का मुखिया जिसको बोलते थे। ग्रामीणी जो है वो जनजातीय युद्ध नायक भी बोलते थे इसको। कौन सा सही है? ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति महत्वपूर्ण राजनीतिक सभाओं के रूप में काम करती थी और महिलाओं को इसमें भाग लेने की अनुमति थी, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में सभा समिति थी और महिलाओं की स्थिति ठीक थी। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति दोनों पर राजकुमारों और कुलीन वर्गों का प्रभुत्व हो गया, ठीक है, जबकि विदत पूर्ण रूप से अस्तित्व विहीन हो गई, ये भी ठीक है। तो ये दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे? इसके सही हो जाएंगे, क्योंकि ऋग्वैदिक काल से स्थिति बदलने लगी थी, महिलाओं की भी और जो निम्न वर्ग था उसकी भी, मतलब शूद्र की भी स्थिति बदलने लगी थी और सब कुछ वंशानुगत शुरू हो गया था। पहले वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी और उत्तर वैदिक काल से फिर वर्ण आधारित शुरू हो गया, जन्म आधारित। तो ये दोनों ही ठीक है। कौन सा युग में सही सुमेलित है? एनआरडी सेनाध्यक्ष, ये ठीक है, ये दक्षिण भारत की बात हो रही है। और वल्लाल जो है ये समृद्ध कृषक हैं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। कडेसियार कृषि श्रमिक महिलाएं हैं, महिलाओं को कृषि श्रमिक महिलाएं कडेसियार कहते थे और इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती थी, मतलब इनकी भी स्थिति कमोवेश दासों के जैसी होती थी। और पुलायन पशु चर्म से कार्य करने वाले कारीगर, तो ये रस्सी और पशु चर्म से चारपाई का निर्माण करते थे पुलायन, ठीक है। तो ये चारों ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कृति और लेखक बताना है। तिरुक्कुरल जो है ये तिरुवल्लुवर की है, तिरुवल्लुवर की, ठीक है। शिल्पाधिकारम ये इलांगो की है और मणि मेखलाई जो है ये सितलाई सत्तनार की है। इसका आंसर ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता दे रही हूँ। संगम काल की जो रचनाएं हैं उसमें 3 रचनाएं बहुत फेमस हैं। एक है शिल्पाधिकारम, एक है मणि मेखलाई और तीसरी है तगादुर यतिरई और पेरुंदेविनार, ठीक है, भारतम। ये फेमस 3 रचनाएं हैं, जिसमें शिल्पाधिकारम जो है 5 तमिल महाकाव्य हैं, उनमें से एक है और इसकी रचना इलांगो ने की थी। इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं, शिल्पादि मतलब शिल्पा, आदि, शिल्पादि मतलब शिल्पा आदि कार्य करती हैं, इलांगो आदिगल मतलब वो बहुत लंबे टाइम तक काम करती रहती हैं और उसके बाद भी मतलब आदि समय तक भी काम करती रहती हैं। तब भी देखिए उनके चेहरे पर, क्योंकि वो लोग एंटी एजिंग क्रीम वगैरह यूज़ करती है, तो उनके चेहरे पर मतलब उनके अंगों पर जो है वो हमेशा वैसा ही लगता है कि जैसे अभी बहुत कम उम्र की हैं, ठीक है। तो शिल्पा आदि इलांगो मतलब उनके अंग जो है मतलब उनका चेहरा वगैरह हमेशा चमकता रहता है। मणि मेखलाई, मणि अगर पाना है तो सत्य की खोज करनी पड़ेगी, ठीक है, सत्यनार। और तिरुक्कुरल ये तो मिलता जुलता है। तो तिरुक्कुरल जो है ये प्रसिद्ध एक नैतिक और दार्शनिक ग्रंथ है और इसकी रचना तो आप जान ही रहे हैं कि तिरुवल्लुवर ने की थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। श्रेणी सनिग
व्यापारी और सौदागर, ये देखिए नाम से भी लग रहा है। वेल्लालर आपने पहले पढ़ा था कि ये कृषक होते हैं और ये बहुत शक्तिशाली कृषक होते हैं, जो बड़े बड़े कृषक होते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, वो होते हैं ये। अरसर, अरसर शासक वर्ग होता है और इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि शासक वर्ग का जनता पर असर ज़्यादा रहता है, ठीक है। और ये जो श्रेणी बताई गई हैं ये तोल्काप्पियम जो बुक है उसमें जो है 5 स्तरीय विभाजन को संदर्भित करता है। तोल्काप्पियम में 4 जातियों का भी उल्लेख है, यही 4 जातियों की बात हो रही है, वनिग, वेल्लालर, अरसर और एक है अथनार भी बोलते हैं। तो ये अथनार और वनिग ये दोनों व्यापारी और सौदागर के लिए प्रसिद्ध हैं। इस काल में टोडा, इरुला, नागा, वेदार, इन सब ये भी जनजातियां भी इस टाइम पे रहती थी यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों ही सही हैं। कौन सी कृतियाँ कालिदास द्वारा लिखी गई हैं? मेघदूत लिखी गई है, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, ठीक है, ये तीनों हैं। मृक्षकटिकम शूद्रक की है, कालिदास की नहीं है, तो ऑप्शन 3 हटाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ये दोनों हो गए, बाकी रघुवंश आपको पता ही कि इसकी है, कालिदास की। रघुवंश राजा के वंश के बारे में, राम जी के वंश के बारे में बताई गई है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये दुष्यंत और शकुंतला की स्टोरी बताई गई इसमें। और मेघदूत जो है वो बताई गई है कि मेघ से संदेश पहुंचाते हैं, मेघों के माध्यम से, मतलब एक प्रेमी की, विरहित प्रेमी की कथा बताई गई है कि वो बादलों के माध्यम से संदेश पहुंचाता है, उसमें यक्ष जो है पहुंचाता है संदेश। उत्तर वैदिक समाज के संदर्भ में, हाँ इसमें एक चीज़ और बता दें कि कालिदास जो हैं वो 5वीं शताब्दी के थे, ठीक है। और कालिदास किसके टाइम पे थे? कवि भी थे, ये नाटककार भी थे और इनको भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माना जाता है। कुछ विद्वान हैं जो बताते हैं कि इनकी 5 कालिदास की 7 रचनाएं हैं। इन 7 में से तो 2 महाकाव्य हैं, एक हो गया रघुवंश और एक कुमार संभवम। 2 खंड काव्य हैं, एक है मेघदूत और एक है ऋतु संहार। इसके अलावा 3 नाटक हैं इनके, एक अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, एक मालविकाग्निमित्रम हो गया जो शुंग वंश के अग्निमित्र शासक थे और उनकी जो नौकरानी थी मालविका उसके बारे में था, और विक्रमोर्वशीयम, ये विक्रमादित्य और उर्वशी के बारे में है ये कहानी। और मृक्षकटिकम का मतलब होता है छोटी मिट्टी की गाड़ी, और ये 10 अंकों में रचित संस्कृत का नाटक है ये, जो कि कालिदास का नहीं, भास का है। उत्तर वैदिक समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों में विभाजित हो गई, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की लोक सभाओं में भागीदारी बढ़ी और उन्हें पुरुषों के समान दर्जा मिला, ये तो गलत है। उत्तर वैदिक काल में तो महिलाओं की स्थिति और कमजोर हो गई थी, तो उनको दर्जा नहीं मिला था, बल्कि दर्जा जो ऋग्वैदिक काल में मिल रहा था वो घट गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद और इनकी राजधानी बताना है। इसको भी आप शॉर्ट्स में देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, अवंती उज्जैन, गांधार की तक्षशिला है, मल्ल की कुशीनगर, जैसे कुश्ती करते हैं तो मल्ल युद्ध होता है उसमें, तो वो कुशीनगर। और उज्जैन अवंती, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, उज्जैन तक अवंती एक्सप्रेस जाती है। कौशल श्रावस्ती, जो कौशल्या हैं वो इधर अयोध्या साइड की थी, कौशल्या मतलब उनकी माँ, राम जी की माँ, तो वो श्रावस्ती उधर ही पड़ता है। और गांधार तक्षशिला, गांधार को आप जान ही रहे होंगे, शकुनी के से फेमस है गांधार, तो वो तक्षशिला, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा A3B4, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के शासक और उनकी उपलब्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बिंबिसार ने अंग को विजित किया और चंपा को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना लिया, तो ये ठीक है। जो बिंबिसार था ये मगध वंश का, इसने ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग को मगध में मिला लिया था, मतलब ये था मगध और यहाँ था अंग, ऐसे, ठीक है। तो अंग को इसने मिला लिया था अपने में। अजातशत्रु एक शासक था। अजातशत्रु ने क्या किया था? कौशल और वैशाली से बहुत लंबे समय तक युद्ध किया था और बाद में जो है पाटलिपुत्र का किला वो ये नहीं मिला पाया था वैशाली, बल्कि जो है कौशल और वैशाली को अजातशत्रु नहीं मिला पाया था, बल्कि उदयन ने बाद में मिलाया और अजातशत्रु ने वैशाली को मिला लिया अपने में। शिशुनाग वंश का जो की उपलब्धि थी वो अवंती को पराजित, मालवा को पराजित किया था। इसके अलावा महापद्मनंद ने इन्होंने कलिंग का विजय किया और एक विशाल स्थायी सेना स्थापित की, ठीक है। महापद्मनंद जो ही क्षत्रिय वंश के नहीं माने जाते हैं, नंद वंश के थे। इन्होंने कलिंग को विजित किया था और उसके बाद में मगध में मिला लिए थे, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में बताना है कि मौर्यकालीन न्यायिक व्यवस्था में धर्मस्थ न्यायाधीश के रूप में भूमिका निभाते थे। ठीक है। प्रदेशत्री अपराधियों के दमन हेतु उत्तरदायी थे। तो प्रदेशत्री जो है वो अपराधियों के दमन के लिए विधि व्यवस्था बनाए रखते थे, तो ये भी ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, दोनों ही सही हैं। कौन सा कथन सही है? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि के एक अभिलेख को पढ़ा जिसमें देवानाम पियदस्सी नामक राजा का उल्लेख है। ठीक है। और बाद में अशोक के रूप में पहचाना गया। ठीक है। जेम्स प्रिंसेप जो थे इन्होंने ही ब्राह्मी लिपि का एक अभिलेख पढ़ा था, जो कि अशोक के बारे में सबसे पहला पढ़ा गया अभिलेख यही था। और इन्होंने कब पढ़ा था? 1837 में। और उसमें राजा का नाम देवानाम पियदस्सी था, मतलब उसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय। और बाद में पता चला कि ये जो राजा था वो कौन था? अशोक ही था। नेक्स्ट है लघु शिलालेख 1 में उल्लिखित है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के तुरंत बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। तो नहीं, तुरंत बाद नहीं अपनाया था। अशोक ने करीब 2.5 वर्ष तक उपासक के रूप में रहे थे, उसके बाद में अपनाया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इससे पता चलता है कि तुरंत बाद नहीं बल्कि क्रमिक प्रक्रिया के तहत अपनाया था। तो आंसर ए। दक्षिण भारत की मेगालिथिक कृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी मेगालिथिक समाधानों में समान लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। जो मेगालिथिक संस्कृति है दक्षिण भारत की वो 1200 से लेकर के 300 बीसी तक चली है और नवपाषाण काल के एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाती है, जिसमें लौह प्रौद्योगिकी और विशिष्ट समाधान परंपराएं, मतलब दफनाने की परंपराएं, और लाल काले मृदभांड, ये 3 चीज़ों का प्रचलन जो है यहाँ पे था। महाराष्ट्र में एक जूना पानी जगह है, वहाँ से लेकर के तमिलनाडु के आदि चल्लनूर वहाँ तक की संस्कृति पाई जाती है। और वहाँ पर ये देखा गया है कि शवाधानों में जब खुदाई हुई तो उसमें लोहे के औजार, जैसे तीर का जो आगे वाला भाग होता है, खंजर, हल, फाल, ये सब मिले हैं। और ताज्जुब की बात है कि सब में एक रूपता मिली है। तो ये बोल रहे हैं समान लौह उपकरण प्राप्त हुए, तो ये ठीक है। मेगालिथिक शवाधानों से दक्षिण भारत में पहली बार लौह वस्तुएं प्राप्त हुई थी। हाँ, दक्षिण भारत में जो पहली बार लोहा मिला है वो इन्हीं शवाधानों से मिला है। तो मतलब ये हो जाएगा दक्षिण भारत में लोहे की खोज कब हुई? तो इन शवाधानों को जब खोदा गया तब पता चला कि दक्षिण भारत में सबसे पहले लोहे के अवशेष मिले हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुषाणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कुषाणों के प्रथम प्रमुख शासक कुजुल कडफिसस ने शक काल की शुरुआत की। शक काल मतलब शक संवत की बात हो रही है। तो शक संवत जो है वो कुजुल कडफिसस ने नहीं शुरू किया था। ये प्रथम शासक तो जरूर थे, लेकिन जो शक संवत शुरू किया था वो किसने शुरू किया था? कनिष्क ने शुरू किया था। कनिष्क जब 78 एडी में सिंहासन पर बैठे थे तो उस टाइम पीरियड को इन्होंने बोला था कि आज से शक संवत की शुरुआत होती है। ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में कुषाण साम्राज्य अपने अधिकतम क्षेत्रीय विस्तार पर पहुंच गया था। एकदम सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? शकों ने यूची को पराजित किया और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में तक्षशिला के आसपास उत्तर पश्चिम भारत में क्रमिक रूप से बस गए। देखिए, जो शक थे वो ईरान के क्षेत्र की तरफ के थे और इन्होंने मेनली मध्य एशिया के थे ये, और 1ली शताब्दी तक्षशिला के उत्तर पश्चिमी भाग में तो ये आके बस गए थे। हुआ ये था कि यूची मिन्न जो है वहाँ की जनजातियाँ थीं और भी कई जनजातियाँ थीं, उन्होंने इनको हरा दिया था शकों को। तो ये मजबूरी में, इधर मध्य एशिया है तो ये मजबूरी में इधर भारत की तरफ बढ़े थे। तो फिर आकर के उत्तर पश्चिमी भारत में क्रमिक रूप से आकर के बस गए थे तक्षशिला के आसपास। तो ये ठीक है कि 1ली शताब्दी के आसपास आके बसे थे, लेकिन शकों ने यूची मिन्न को पराजित नहीं किया था, बल्कि उनसे हार के फिर ये भाग के आए थे। तो ये गलत हो गया। रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो है प्रारंभिक भारत का पहला शाही अभिलेख है जो संस्कृत में है। ठीक है। जो शक शासक है इनमें सबसे प्रसिद्ध थे रुद्रदामन, और इनका जूनागढ़ अभिलेख मिलता है गुजरात से, वर्तमान गुजरात से। ये संस्कृत में लिखा हुआ पहला शाही अभिलेख, मतलब राजा द्वारा लिखाया गया संस्कृत भाषा का अभिलेख है। तो ये इस वजह से बहुत प्रसिद्ध है और इसी अभिलेख में सुदर्शन झील का उल्लेख किया गया है। और ये दर्शाता है कि राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में भी संस्कृति का कितना महत्व, संस्कृत भाषा के महत्व को बताता है। तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर है ओनली 2। पार्थियन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पार्थियन ईरानी मूल के थे, ठीक है, और शकों के साथ उनके घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध है। हाँ, ये ठीक है। जो पार्थियन है वो भी शकों की तरह ही एक महत्वपूर्ण समूह थे, जो वही एक एडी के आसपास की बात कर रहे हैं, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों के दौरान यहीं इसी क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी भारत में ही ये भी प्रवेश किए थे।
और ये ईरानी मूल के थे, तो ये भी वही मध्य एशिया के क्षेत्र के हो गए। तो इस वजह से ईरानी मूल और शकों के साथ सांस्कृतिक समानता के कारण इनको शक पहलो भी बोल देते हैं। शक डैश पहलो एक साथ बोल देते हैं कि दोनों को एक जैसा बता के। और इनके जो शासन का प्रमाण है वो एक तख्त ए बही शिलालेख है, उससे पता चलता है। और इनका जो है साहित्यिक स्रोतों के अनुसार पारथियक शासक गोंडो फर्नीस का संबंध सेंट थॉमस से था। हाँ, सेंट थॉमस जो है वो उसने क्या किया था, इन जो शक शासक थे गोंडो फर्नीस, उनको और उनके भाई को ईसाई धर्म में परिवर्तित कराया था। तो इस वजह से इनका जिक्र सेंट थॉमस का भी आ जाता है इसमें। तो ऑप्शन भी ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नीचे दिए गए कथन को कथन और कारण बताना है। सातवाहनों को पुराणों में वर्णित आंध्रों के समान ही माना जाता है। ठीक है, जो अभिलेख है उसमें सातवाहन बोला गया है और जो पुराण है उसमें इनको आंध्र बोला गया है। तो बाद में मतलब इसी से एक तुलना की जा रही है, एक कनेक्शन बिठाया जा रहा है दोनों के बीच में कि जो जो अभिलेख में जानकारी मिली है उसी तरह की जानकारी पुराणों में मिली है। तो इसका मतलब ये है कि आंध्र और सातवाहन एक ही थे, बस इनके नाम अलग अलग हैं। तो इसमें क्या बोले कि सातवाहन अभिलेखों में आंध्र नाम बार बार आता है, सातवाहन अभिलेख में आंध्र नाम नहीं आता है। सातवाहन अभिलेख में तो सातवाहन ही नाम आता है, आंध्र नाम पुराणों में आता है। तो स्टेटमेंट गलत हो गया ये कि सातवाहन अभिलेखों में आंध्र नाम नहीं। ये सातवाहन और आंध्रों की समानता को दर्शाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर अभिलेखों की जगह लिखा होता पुराणों में। ठीक है, तो ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन सी, मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकला में मुख्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ। हाँ ठीक है, और भी कई रंगों का प्रयोग होता था, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हो रहा था वो लाल रंग का। और ये मध्य पाषाण कालीन का टाइम पीरियड क्या है? 10,000 से लेकर के 4,000 तक। और 4,000 के बाद क्या आ जाता है? ये नवपाषाण आ जाता है। इसी को मेसोलिथिक युग भी बोलते हैं। मतलब हिंदी में मध्य पाषाण कालीन और इंग्लिश में मेसोलिथिक युग। ये इससे पहले का पूरा पाषाण हो जाता है और इसके बाद का नवपाषाण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर पूरा पाषाण काल की तुलना में मध्य पाषाण काल में, मतलब ये उत्तर पूरा पाषाण, ये वाला जो पूरा पाषाण है ये 3 भाग में है। कल भी मैंने बताया था एक उसमें, उत्तर भले है निम्न पूरा पाषाण, फिर मध्य पूरा पाषाण, फिर उच्च पूरा पाषाण। इसी उच्च वाले को उत्तर भी बोलते हैं कि उत्तर पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण और फिर नव। तो इसकी तुलना में इसके बाद जो आया मध्य, उसमें चित्रकला का आकार बड़ा हो गया तो नहीं, पहले बड़े बड़े चित्र बनते थे, लेकिन जैसे जैसे क्रमिक विकास आप देखेंगे चित्रकला का आकार छोटा होता चला गया। मतलब अब चित्र छोटे छोटे बनाए जाने लगे और उनकी जो बारीकियां थी उनको और अच्छे से दर्शाया जाने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भीमबेटका रॉक शेल्टर के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। भीमबेटका की अधिकांश चित्रकलाएं मध्य पाषाण युग की हैं। ठीक है, ये मध्य पाषाण वही जब जिसके ऊपर बात हो रही थी कि मध्य पाषाण युग की, जिसमें चित्रकला के आकार छोटे छोटे होते चले गए थे। किसकी तुलना में? उत्तर पाषाण या उच्च पूरा पाषाण के संदर्भ में। भीमबेटका विंध्याचल पर्वतमाला में भोपाल के दक्षिण में स्थित है। हाँ बिल्कुल सही है, भोपाल के आप लोकेशन ध्यान रखेंगे कि भोपाल से ये दक्षिण में है भीमबेटका। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। एकदम ठीक है ये। और यूनेस्को धरोहर का मतलब हो गया कि ये भारत की सांस्कृतिक महत्ता को विश्व स्तर पर रेखांकित करती है। तो ये दोनों ही ठीक हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन पे आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में एक सेट रहता है कि ओनली 1 है तो ऑप्शन ए होगा, ओनली 2 है तो ऑप्शन बी होगा, 1 और 2 दोनों हैं तो ऑप्शन सी हो जाता है, अगर दोनों में से कोई नहीं हो तो डी हो जाता है। तो कई बार होता है कि हम क्वेश्चन सही सॉल्व करते हैं, लेकिन जब उनका ऑप्शन टिक करते हैं तो गलत कर देते हैं, क्योंकि हमारे ध्यान में होता है कि 1 और 2 दोनों है तो मोस्टली ऑप्शन सी, और ये ऊपर नीचे ही रहता है तो कई बार इतना गौर नहीं हो पाता है और फिर आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो इन बारीकियों पे ध्यान रखने के लिए आप लास्ट में प्रैक्टिस जरूर करें OMR शीट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 में भित्ति चित्र किस युग से संबंधित है? ये है शुंग वंश से। अजंता की गुफा में 30 गुफाएं हैं और उन 30 में से जो गुफा संख्या 9 और 10 है ये है शुंग वंश से, बाकी सारी जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त टाइम पीरियड की है ये। और अजंता कहाँ है आपको पता है? महाराष्ट्र में है। अजंता और बाघ की गुफाएं 2 बहुत फेमस है। एलोरा की गुफाएं भी वहीं महाराष्ट्र में है। और
गुफा की दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए हैं। भित्ति चित्र मतलब समझ रहे हैं, जो अंदर दीवारों पर बने रहते हैं उनको बोलते हैं। और फ्रेस्को, ये दोनों हैं कि गुफा की दीवारों पर एक तो भित्ति चित्र हैं और फ्रेस्को हैं, और ये टेम्पेरा शैली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टेम्पेरा शैली का मतलब वही रंग द्रव्य का उपयोग करते हैं, और सारे नेचुरल कलर से बने हैं, सब अलग अलग कलर से। जैसे लाल रंग जो है वो गेरू से या किसी और चीज़ से बना है, हरा ऐसे किसी और चीज़ से बना है, सफ़ेद पत्थर से बना है। इस तरह के अलग अलग कलर से, अलग अलग पदार्थों से अलग अलग कलर बने हैं। जहांगीर के संरक्षण में मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या थी? देखिए, जहांगीर के टाइम पे जो वनस्पति और जीव, पशु पक्षी फूल जानवर, इन सब के चित्र बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो क्या होगा? अमूर्त सुलेख और ज्यामितीय डिजाइन नहीं, वनस्पति और जीव जंतुओं का प्राकृतिक चित्रण, ये ठीक है। एक चित्र प्रसिद्ध है कि जहांगीर को जो है वो एक कबूतर गिफ्ट में मिला था, और बाद में उसकी बाज था, बाद में वो मर गया था। तो जहांगीर बहुत दुखी थे, तो उनके चित्रकार ने उनको वो बना करके फिर से गिफ्ट किया था, चित्र बना करके उसका। केवल फारसी लघु चित्रकला शैली नहीं, दरबारी चित्रकला का पतन तो हुआ ही नहीं था इनके टाइम पे, तो बहुत विस्तार हो रहा था, तो पतन जैसा नहीं था। और बाबर के टाइम पे एक चित्रकार थे बिहजाद, वो भी प्रसिद्ध रहे हैं काफ़ी, क्योंकि बाबरनामा में जो भी चित्र वगैरह बने हैं वो ज़्यादातर बिहजाद के चित्र से प्रेरित हैं। नेक्स्ट है वास्तुकला संबंधी शब्द। कलश, कलश तो आपको पता होगा, जो रखते हैं मंदिरों में या ऐसे पूजा पाठ के लिए, तो शिखर के ऊपर चौड़े मुंह वाला सजावटी घड़ा ही तो होता है कलश। ठीक है, अब देखिए इससे ऑप्शन से करते हैं, A2 आगे आंसर, फिर भी देख लें। छत्र, स्तूप के शीर्ष पर छत्राकार संरचना, जो स्तूप होता है ऐसे, उसके ऊपर एक छत्र ऐसे करके छत्र सा बनाया जाता है। चैत्य, जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर के पूजा करते हैं। अंड, अर्धवृत्ताकार गुंबद, देखिए ऐसे होता है ना, पूरा वृत्त ऐसे हो जाता है, लेकिन इसको हटा करके पूरे वृत्त को ये इतना रह गया अगर, तो ये क्या हो गया? अंड। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ये था राजा भीमदेव प्रथम, इसको ऐसे याद रखेंगे, और ये थे सोलंकी वंश के। ठीक है, सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम, और इन्होंने कब बनवाया था? 11वीं शताब्दी में, ये इसको कर लीजिए 1026 में बनवाया था। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भीम थे वो सोलंकी मतलब 16, कि जब सूर्योदय होता था, तो सूर्य मंदिर की बात हो रही ना, तो सूर्योदय के समय भीम अकेले ही 16 लोगों को, मोढेरा मतलब मौत के घाट उतार देते थे, मतलब बहुत शक्तिशाली थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करते थे भीम, लेकिन याद रखना है बस आपको कि अकेले भीम ही मतलब भीमदेव प्रथम, और फिर वो गुजर जाते थे। क्यों? क्योंकि वो गुजरात में है। ठीक है, और फिर 11 रुपये का प्रसाद चढ़ा देते थे मंदिर में, तो 11वीं शताब्दी हो गया। 11वीं शताब्दी मतलब 1026। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।